चैप्टर नंबर 36 की स्टार्टिंग होती है। हुआ टियानमिंग खड़ा होता है और लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि मैं फाइनली देख सकता हूँ हुआ टियानमिंग की असली स्ट्रेंथ को। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ये पुअर फैमिली में पैदा हुआ था, पर ये जो है ये छोटी उम्र में 18 साल की उम्र में पीक ऑफ स्काई रेलम में पहुंच गया था, और ऊपर से इसके पास जो है स्वॉर्ड इंटेंट भी है और स्वॉर्ड में इसकी मास्टरी बड़ी ज्यादा है। इसने सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल्स को बड़ी बार बीट की है। इसका जो टैलेंट है वो बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है और अमेजिंग है। अगर तुम्हारा मैच इसके खिलाफ होगा तो तुम्हें हार मान लेनी होगी, ठीक है। तो लू ज़ेंग हंसते हुए बोलता है ठीक है, हाँ मैं समझता हूँ। तो फिर हुआ टियानमिंग और एक और डिसिपल की फाइट स्टार्ट होती है। रेफरी बोलते है कि फाइट स्टार्ट करो। तो वो डिसिपल बोलते मैं ज़्यूगे ज़ू हूँ और मैं ज़्यूगे फैमिली का हूँ और पीक स्काई रेलम में हूँ, अपनी तलवार को निकालो हुआ टियानमिंग। तो वो टियान्यू पीक का होता है और तो हुआ टियानमिंग बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ मुझे तलवार की कोई जरूरत नहीं है। तो ज़्यूगे ज़ू बोलता है कि अगर तुम अपनी तलवार को नहीं निकालना चाहते हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती निकलवाऊंगा तुमसे। फिर वो अटैक कर देता हुआ टियानमिंग के खिलाफ, जिसका नाम होता है ट्रिपल स्वॉर्ड्स ऑफ एब्सोल्यूट एनहाइलेशन श्योर किल टेक्निक। और हुआ टियानमिंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके आ रहा होता है। हुआ टियानमिंग उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार को ऊपर की तरफ उड़ा देता है और उसके फोरहेड के ऊपर अपनी वो 2 उंगलियां रख देता है। तो ज़्यूगे ज़ी बोल रहा होता है कि मैं सरेंडर करता हूँ और वहीं पे बैठ जाता है। ऐसे ये मैच खत्म हो जाता है विद इन सेकंड्स में। भाई स्वैग है भाई बंदे का। तो फिर रेफरी बोलता है कि टियानी पीक का हुआ टियानमिंग जीतता है यहीं पे ही। तो डिसिपल्स भी बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बड़ी ज्यादा शोर मच रहा होता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा चेयर करने लग पड़ते हैं और बोलते हैं कि ये बड़ा ज्यादा कमाल की बात है। ये हर बार सभी लोगों को शो करता है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो यूजलेस नहीं होते हैं और ये इतना ज्यादा ग्रेट टैलेंट है, ये इतना ज्यादा अमेजिंग है। तो जो रेफरी बोलता है वो बोलता है कि स्टार्टिंग के मैच यहीं पे एंड होते हैं, अब ग्रुप फाइट स्टार्ट होगी। ड्रिजल पीक का लू ज़ेंग वर्सेस हाउ हाई पीक का टियान्यू। तो फिर लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ब्रदर टियानमिंग मैं सच्ची तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ड्रिजल पीक इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, कि अब सिर्फ लू ज़ेंग ही बचा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो फिर जो टियान्यू होता है वो लू ज़ेंग को बोल रहा होता है कि मैं 3 मूव्स तुम्हें सिर्फ 3 मूव्स में हरा के बताऊंगा तुम जैसे कचरे को। लू ज़ेंग बोलता है कि 3 मूव्स, अगर तुम मुझे 3 मूव्स में नहीं हरा पाओगे तो क्या तुम सरेंडर कर दोगे। तो टियान्यू बोलता है कि मुझे पता तुम मुझे गुस्सा चढ़ाना चाहते हो, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, अगर 3 मूव्स के बाद तुम खड़े होगे तो मैं पक्का सरेंडर कर दूंगा। तो हुआ हाई पीक का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ हमारा हुआ हाई पीक जो है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल है ये और इसके पास ऐसा ही कॉन्फिडेंस है। तो लू ज़ेंग बोलता है हम ये देखेंगे अरेना में, अब बकवास मत करो। हुआ हाई बोलता है कि अपने वेपन को बाहर निकालो। लू ज़ेंग बोलता है वेपन, मेरी फिस्ट ही मेरी वेपन है। टियान्यू बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम अपने वेपन को निकालोगे कि नहीं, मैं तुम्हें 3 मूव्स में हरा दूंगा। ये ग्रुप स्टेज की फाइट्स अभी से स्टार्ट हो गई हैं, तुम कब तक अपने जो हिडन ट्रम्प कार्ड को छुपा के रखोगे। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक को यूज करता है जिसका नाम होता है विंड स्पिरिट्स पॉलीमराइजेशन। उसका जो अटैक होता है उसकी वजह से लू ज़ेंग की तरफ बड़े ज्यादा चक्र आ रहे होते हैं। लू ज़ेंग बोल रहे होते हैं कि ये मूव ये तो जरा भी थ्रेट नहीं है मेरे लिए और मुझे तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग अपने स्पीड को इंक्रीज करने वाले क्रिस्टल को यूज करता है और उन सभी को बड़ी ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। पर जो वो चक्र होते हैं फिर भी वो लू ज़ेंग को घेर लेते हैं और टियान्यू बोल रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उन्हें डॉज कर पाओगे, पर अब इनको डॉज करके बताओ। वो सिंपली कंट्रोल कर रहा होता है उन सभी चक्र को। फिर वो दोबारा यूज करता है विंड स्पिरिट्स पॉलीमराइजेशन किल और जो सारे चक्र होते हैं वो लू ज़ेंग की तरफ आ रहे होते हैं। वो हंस रहा होता है पर लू ज़ेंग सिंपल पंच मारता है और वो सारे चक्र गायब हो जाते हैं। टियान्यू भी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि इसकी फिस्ट इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी फिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इसने कोई ट्रिक यूज की है। फिर लू ज़ेंग बोलता है अब तुम्हारे 2 मूव्स हो गए, अब इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मूव बचा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बड़ा ज्यादा खुश होकर बोलता है कि बड़ा अच्छा लू ज़ेंग तुम कर सकते हो, इसे मार दो। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं कि इसके पास सिर्फ इसका लास्ट अटैक ही बचा हुआ है, अगर ये उससे कुछ नहीं कर पाएगा तो ये हार जाएगा। तो जो टियान्यू होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है और अपना मूव यूज करता है जिसका नाम होता है मैड डीमन। तो उसका जो स्वॉर्ड का ऑरा होता है वो एक टोर्नेडो की तरह लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है पर इसमें तो बड़ा ज्यादा थोड़ा है ब्लेड इंटेंट। फिर लू ज़ेंग अपने ब्लेड इंटेंट को यूज करता है और जो वो टोर्नेडो होता है उसके ब्लेड इंटेंट का वो टूट जाता है। टियान्यू बड़े ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। फिर लू ज़ेंग बिल्कुल उसके सामने आके उसको पंच मारने लग पड़ता है। टियान्यू बड़ी मुश्किल से उसे रोक लेता है। लू ज़ेंग बोलता है कि तुम हार गए हो। टियान्यू बोलता है मैं हार गया हूँ, तुम मजाक मत करो, मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगा अपनी असली स्ट्रेंथ का। लू ज़ेंग बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने वर्ड्स पे बैक जाओगे, तुमने बोला था कि तुम 3 मूव्स में मुझे हरा नहीं पाओगे तो तुम सरेंडर कर दोगे, अब क्या हुआ तुम्हें। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं कि टियान्यू तुम्हारे 3 मूव्स पहले हो गए हैं, अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, अगर ये न्यूज बाहर चल गई ना तो तुम्हारे साथ बड़ा ज्यादा बुरा होगा, अब जल्दी से स्टेज से उतर जाओ। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहे होते दूसरे इंस्ट्रक्टर को कि देखो तुमने 3 मूव्स का सीन प्रॉमिस किया था ना, अब तुम जो बंदे वो अपने वर्ड्स से वापस जाओगे। तो टियान्यू का जो
जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि टियान्यू वो 3 मूव्स वाले प्रॉमिस को भूल जाओ, तुम्हें बस जीतना है, गिव अप मत करो इस मैच पे। फिर ड्रिजल पीक और हुआ हाई पीक के डिस्पल्स के बीच में ऐसे ही आर्ग्यू होने लग पड़ती है। ड्रिजल पीक के डिस्पल्स बोल रहे होते हैं तो अच्छा हुआ हाई पीक के नाम में इसलिए हुआ है, उनको अपने नाम चेंज करके हुआ लियान पीक रख देना चाहिए। हुआ लियान पीक का मतलब होता है शेमलेस। तो जो हुआ हाई पीक के डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम किसे शेमलेस बोल रहे हो, तुम हो शेमलेस। तुम जो ड्रिजल पीक हो वो हर बार लास्ट आता है, अब तुम्हारे पास हिम्मत कहां से आई ऐसे बोलने की। तो जो बाकी डिस्पल्स भी होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो एक बोल रहा होता है कि इसने तो प्रॉमिस किया था 3 मूव्स का, अब क्या हो रहा है। तो जो रेफरी होता है वो बोलता है कि चुप रहो। टियान्यू लूजेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और बोलता है कि मेरा इंस्ट्रक्टर सही है, ये ऑल पीक कंपटीशन है और ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, छोटे से इनसिग्निफिकेंट प्रॉमिस की वजह से लूजेंग मेरे अटैक के लिए रेडी रहो। फिर लूजेंग बोलता है इनसिग्निफिकेंट प्रॉमिस, तो अच्छा तुम्हारे जो आईज में प्रॉमिस हर बार बेकार होती हैं। लूजेंग उस अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है ये तुम्हारा 4th मूव था। फिर टियान्यू बोलता है कि चुप रहो। फिर वो दोबारा लूजेंग की तरफ अटैक करता है पर लूजेंग उसे डॉज कर लेता है। लूजेंग बोलता है ये तुम्हारा 5th था। फिर ऐसे 6th, 20th, 56th, 98th एंड 99 ऐसे 100 अटैक्स पूरे हो जाते हैं पर वो लूजेंग को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें 100 चांसेस दिए हैं पर तुमने अभी तक मुझे टच नहीं किया है, पर तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ एक अटैक चाहिए। फिर लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो पीछे जाके गिरता है और एक बैरियर टाइप क्रिएट किया होता है ताकि दूसरे फाइट्स में ना एंगेज हो पाए डिसिपल्स। तो वो बैरियर से टकराता और नीचे गिर जाता है। लूजेंग हंस रहा होता है और वो बोलता है कि मैं कंसीड करता हूँ, मैं टियान्यू कंसीड करता हूँ। तो फिर रेफरी बोलता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग जीत जाता है यहीं पे। तो बाकी जो डिसिपल्स होते हैं ड्रिजल पीक के वो बोल रहे होते हैं कि लूजेंग तुम बड़े ज्यादा कूल हो, इन बदतमीज जैसे बंदों के लिए हमें उन्हें स्ट्रिक्ट लेसन ही देना पड़ेगा। हुआ टियानमिंग भी सोच रहा होता है कि ब्रदर लूजेंग की स्ट्रेंथ जो है वो तो बड़ी ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है, मैं अपने और इसके मैच के बारे में वेट नहीं कर सकता और ज्यादा। फिर लूजेंग बैठ जाता है और अपने मैच के लिए इंतजार कर रहा होता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन एक डिसिपल को बोल रहा होता है कि इस ईयर का जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें तो बड़े ज्यादा सरप्राइजेस मिल रहे हैं, पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि ड्रिजल पीक के डिसिपल्स है उनका रिकॉर्ड बड़ा ज्यादा खराब चला हुआ है। तो वो डिसिपल बोल रहा होता है हाँ लूजेंग के अलावा और कोई विक्ट्रीज नहीं मिली है हमें और कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ नेक्स्ट राउंड के लिए। तो फिर रेफरी बोलता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग अगेंस्ट जियो जांग पीक का हेमिंग। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ये इतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है, अगर तुम फाइट नहीं कर पाओगे तो तुम सरेंडर कर देना, अपने आप को फोर्स मत करना और रिमेंबर करना कि क्या हुआ था जोयुन के साथ जब उसकी फाइट हुई थी हेमिंग के साथ। तो लूजेंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, लूजेंग की आईज में ऐसा नजर है कि वो पेल देगा। हेमिंग बोल रहा होता है एक और ड्रिजल पीक का बच्चा, जोयुन तुम्हारा एज था, जोयुन सबसे पावरफुल था तुम में, पर उसे भी मैंने हरा दिया तुम सभी की आंखों के सामने। तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें यहीं पे अपनी फाइट को छोड़ के भाग जाना चाहिए। लूजेंग बोलता भाग जाना चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे हरा सकते हो कि नहीं। हेमिंग बोलता तुम मेरे सामने एक छोटे से कीड़े हो, तुम क्या सोचते हो कि तुमने सिर्फ अपनी बॉडी रिफाइन की तो तुम बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम सिर्फ मैरो रिफाइनमेंट लेयर में और तुम सोचते हो कि मैरो रिफाइनमेंट लेयर टॉप की पावर होती है। फिर वो एक फ्लैग को लूजेंग के सामने फेंक देता है, वो फ्लैग लूजेंग के सामने लग जाता है। लूजेंग आ रहा होता है हेमिंग की तरफ अटैक करने के लिए, पर हेमिंग अपने फ्लैग को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है राइज, और वो फ्लैग होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और लूजेंग के सामने आ जाता है। लूजेंग उसे डोज करके साइड से निकलने की कोशिश करता है पर वो फ्लैग लूजेंग के सामने फिर से आ जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे बुरी फीलिंग आ रही है इस फ्लैग से। फिर लूजेंग सोचता है कि ये क्या मैजिक कर रही है, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे। लूजेंग उसे पंच मारता पर उस फ्लैग को कुछ नहीं होता है। तो हेमिंग बोलता है ये जो फ्लैग है मेरा ये हाई टायर साउल वेपन है जिसका नाम है स्टार शिफ्टिंग फ्लैग, ये ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर लूजेंग अपने एन्चेंटमेंट को तोड़ने वाले क्रिस्टल की पावर को यूज करके बोलता है कि तुम क्या सोचते हो मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। फिर लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो फ्लैग टूट जाता है। हेमिंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ अभी। वो फ्लैग टूट के नीचे गिर जाता है। हेमिंग बोलता तुमने मेरे फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वो अपनी फॉर्मेशन को बनाने लग पड़ता है और अपने फ्लैग्स को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होता है अपने अराउंड। फिर वो लूजेंग की तरफ भेज देता है उन्हें और बोलता है कि स्काई फायर फॉर्मेशन। लूजेंग बीच में कैद हो जाता है उस फॉर्मेशन के। तो फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि होता है क्वीन यून जोंग, जो कि सन इमोर्टल है और फॉर्मेशन मास्टर है। वो भी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि स्काई फायर फॉर्मेशन। वो बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियोजांग पीक का कोई इनर डिसिपल स्काई फायर फॉर्मेशन को लर्न कर पाएगा। ग्रैंडमा हुआ तुम इस टाइम तो पूरी तरह से प्रिपेयर होके आई हो। ग्रैंडमा हुआ बोलती है असेंडेड सन इमोर्टल तुम कुछ ज्यादा प्रेज कर रहे हो हमें। हेमिंग जो है उसके पास पक्का एबिलिटी है, अगर उसे आपकी पावर से कंपेयर करेंगे तो वो आपके सामने कुछ भी नहीं है और आप दोनों के बीच में जो फर्क है वो हेवन और अर्थ के जैसे है। तो सन इमोर्टल बोलता है वो अभी सिर्फ पीक स्काई रेलम में है पर अब इसे वो स्काई फायर फॉर्मेशन का यूज कर सकता है। अगर ये ऐसे ग्रो करता रहा तो मुझे डर है कि यूनजोंग जो होगा वो फ्यूचर में नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर बनेगा। ग्रैंडमा हुआ ये सुन के खुश हो जाती है। हेमिंग बोल रहा होता है कि मैं स्काई फायर फॉर्मेशन को कोर डिसिपल्स के अगेंस्ट यूज
यूज करना चाहता था, पर अब ये तुम्हारे खिलाफ यूज कर रहा हूँ मैं। फिर वो हंसने लग पड़ता है, उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। एक ऑक्टागोनल फॉर्मेशन उसे कवर कर लेती है लूजेंग को, जिसके ऊपर संस्कृत मंत्र लिखे होते हैं। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि हेमिंग जो अभी अरे यूज कर रहा है वो नॉर्मल अरे नहीं है, ये एक किलिंग अरे है। इस अरे के अंदर रहने से जो लूजेंग की सोल है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। इंस्ट्रक्टर वैन के साथ जो डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ड्रिजल पिक हमेशा हेमिंग के खिलाफ क्यों आ जाता है। तो उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे लूजेंग होता है। लूजेंग के अराउंड पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया होता है और वहाँ पे बड़े ज्यादा होल्स होते हैं जिसमें लावा होता है और हेमिंग लूजेंग को हवा में दिखता है और वो बोल रहा होता है लूजेंग। तो हेमिंग बोलता है लूजेंग तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा लोग तब अच्छे लगते हैं जब वो पेन में होते हैं, चलो मुझे तुम्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना दो पार्ट्स बाय पार्ट। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये सभी कुछ इल्यूजन है, तो क्या हेमिंग भी इल्यूजन है। तो जो होल्स होते हैं उनमें से जो वोल्केनो होता है वो ऊपर की तरफ ब्रस्ट आउट कर जाता है और उनमें से स्टोन के गोलम्स निकल रहे होते हैं बाहर, वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि इस किलिंग अरे की पावर तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से पार करूंगा अभी के जो कॉम्पिटिशंस हैं और चैलेंजेस हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा मुझे। मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था बाकी पीक्स के डिसिपल को। तो लूजेंग फिर सोचता है कि ये तो सिर्फ गोलम्स है, चलो मैं अपनी फिस्ट से इनको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे गोलम लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं, लूजेंग पीछे की तरफ हटता है और बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि गोलम्स बड़े ज्यादा हॉट है। हेमिंग हंस रहा होता है और बोल रहा होता है लूजेंग ये जो गोलम्स है ये मेरे इल्यूजन से है, मैंने ये इमेजिन की है कि ये हेवनली मीटेरॉइड से बने हैं इसलिए ये ज्यादा गर्म है, चलो देखते हैं कि तुम इनसे कैसे डील करोगे, अब तुम्हें मरना ही होगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर वो लूजेंग के पीछे पड़े होते हैं गोलम। फिर लूजेंग अपने इंचैंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन को यूज करता है और उस स्टोन गोलम को पंच मारता है। वो स्टोन गोलम वहीं पे टूट जाता है और जो हेमिंग होता है वो बड़ी जोर से चिल्लाने लग पड़ता है अपने सिर को पकड़ के। फिर लूजेंग सोचता है कि ये गोलम से ऐसा लग रहा है मुझे कि हेमिंग के सोल से इन्फ्यूज्ड है, जैसे जैसे मैं इनको डैमेज करूंगा तो वैसे वैसे उसकी सोल को भी फर्क पड़ेगा हेमिंग की। फिर लूजेंग सोचता है चलो देखते हैं कि अगर मैं बाकी सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो क्या होता है। फिर लूजेंग धीरे धीरे करके जो है गोलम्स को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है। फिर लूजेंग एक गोलम की तरफ जा रहा होता है पर हेमिंग बोलता है होली मीटेरॉइड फ्लेम, मेरे नाम से यहाँ पे जल जाओ और एक्सप्लोड हो जाओ। फिर वो जो गोलम होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। हेमिंग बोल रहा होता है ये बस इतना ही था कि तुम 4 ही गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो अर्ली स्टेज ऑफ सेलेस्टियल रियल्म के जो डिसिपल्स होते हैं वो भी मेरे स्काई फायर फॉर्मेशन से नहीं बच सकते हैं और तुम्हें तो मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो सेकंड लेयर के स्काई रियल्म के वीक से डिसिपल हो, मैं तुम्हें जला दूंगा और तुम्हें राख बना दूंगा। लूजेंग उन फ्लेम्स में होता है पर लूजेंग फिर उन फ्लेम से बाहर आ जाता है और लूजेंग को कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। हेमिंग बोल रहा होता है कि मेरी फायर कहाँ पे गई। लूजेंग हेमिंग की तरफ देख रहा होता है। हेमिंग बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम मेरी फ्लेम से बर्न कैसे नहीं हुए। फिर वो अपने गोलम्स को ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर अटैक करो। लूजेंग सोच रहा होता है कि मीटेरॉइड फायर स्ट्रॉन्ग थी पर वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी मेरी ब्लैक फ्लेम है जो मेरे माइंड में और मेरे कोल्ड्रन में है। पर और मेरी बॉडी ने कुछ गोल्डन संस्कृत वर्ड्स को भी भेजा था मेरे पूरे शरीर में जिसने शील्ड किया मेरे को उस फायर से और जिसकी वजह से मुझे कोई भी डैमेज नहीं हुआ। फिर लूजेंग उन गोलम्स की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और उन गोलम्स को तोड़ रहा होता है। फिर हेमिंग द्वारा अपने सारे गोलम्स को एक्सप्लोड करा देता है और बोलता है कि तुम अब मारे जाओगे इस फायर के अंदर। हेमिंग बोल रहा होता है कि मैंने आखिरकार कर ही लिया, कौन ये बिलीव करेगा कि मैंने सेकंड लेयर के स्काई रियल्म के बच्चे के लिए अपने सारे होली मीटेरॉइड फ्लेम को यूज किया और उसको एक्सप्लोड कराया। अगर ये पीक ऑफ स्काई रियल्म में होता तो मुझे पता था मेरे से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। पर फिर उस फायर में से लूजेंग बाहर आ रहा होता है और लूजेंग बोलता है कि तुम कब से अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर, अब शायद मेरे को अटैक करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। हेमिंग सोच रहा होता है कि मेरे और इसके बीच में बड़ा ज्यादा डिफरेंस है, हम दोनों की कल्टीवेशन के बीच में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेलेस्टियल रियल्म का डिसिपल है और इसने अपनी स्ट्रेंथ बड़े टाइम से हाइड करके रखी थी। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एग्जामिनर्स पता लगा सकते थे कि अगर ऐसा होता कुछ तो ये पक्का ही एक मॉन्स्टर है। फिर हेमिंग अपने जैसे शैडो क्लोन्स को बनाता है अपनी इल्यूजन में और बोलता है कि मेरे 100 क्लोन्स जाओ इसको हराओ। लूजेंग इस सभी को देख रहा होता है फिर अपने स्टोन की फुल पावर को यूज करता है और उन इल्यूजन्स की तरफ आ रहा होता है। हेमिंग बोल रहा होता है इसे ब्लॉक करो, पर लूजेंग फिर अपने ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। वो क्लोन्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। फिर लूजेंग फुल स्पीड से बड़ी जोर से पंच मारता है हेमिंग को। हेमिंग तभी अनकॉन्शियस जैसा हो जाता है। जोयुन सोच रहा होता है कि ऑल पीक कंपटीशन जो होता है वो हमेशा एक लेसन को सिखाता है। मैं ऐसे हेमिंग से हार चुका हूँ पर मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं अपना बेस्ट दूंगा। लूजेंग तुम्हें जीतना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जीतोगे तो ये जो गिल्ट है जो मैंने फील किया था हारते वक्त वो मेरे दिल में हमेशा रह जाएगा। तो सन इमॉर्टल बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस फाइट को, अगर हेमिंग जो वो टॉप 100 में आ जाएगा तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ अपना कोर डिस्पेल बनाने में। तो ग्रैंडमा हुआ बोलती है कि एक
एक इमोर्टल से ट्रेनिंग लेना बड़ी ज्यादा अच्छी बात होगी हेमिंग के लिए, क्योंकि हेमिंग जो है वो टोटली फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहता है। अगर आप उसे सिखाओगे एक इमोर्टल जो कि एक फॉर्मेशन मास्टर भी है, तो वो बड़ा ज्यादा अच्छा बन जाएगा और फ्यूचर में उसके अचीवमेंट्स बड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो सन इमोर्टल बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे से अपने अरे टैलेंट को इंक्रीज कर सकता है। पर जो अरे टैलेंट होता है वो बचपन से, जब बच्चा पैदा होता है तब से डिटरमाइंड होता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे से इंक्रीज कर सकता है। अगर हेमिंग एक ग्रेट डिसिपल होगा तो ये नेचुरल है कि मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा और उसे अपना डिसिपल ही बनाऊंगा। चलो अब फाइट को देख। मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से हेमिंग आसानी से जीत जाएगा इस फाइट को। अब ऐसा लग रहा है कि मैजिक अरे धीरे धीरे गायब हो रहा है, फिर वो मैजिक अरे जो होता है हेमिंग का वो गायब हो जाता है। ग्रैंडमा हुआ बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि हेमिंग नीचे पड़ा होता है। हेमिंग बोलने लगा होता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ, पर लूजेंग उसे पंच मार देता है और उसका दांत टूट जाता है। वो बोल रहा होता है लूजेंग तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे मारने की, ये बैटल ओवर हो चुकी है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लूजेंग बोलता है कि है ओवर हो गई है, तुमने सरेंडर नहीं किया और ना ही तुम अनकॉन्शियस हुए हो, ये कैसे ओवर हो गई फाइट। वो फिर से बोलने लगा होता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ, पर लूजेंग उसे पंच मार देता है और उसके और भी दांत तोड़ देता है। जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजेंग इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे होगा, ये ऐसा कैसे कर रहा है, ये तो हेमिंग को चांस ही नहीं दे रहा सरेंडर करने के लिए। तो फिर दूसरा डिस्पल बोलता है क्या तुम कंपटीशन को नहीं देख रहे थे स्टार्टिंग से, तुमने नहीं देखा कि हेमिंग ने कैसे ट्रीट किया था ज़ोयुन को। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोलता है कि गुस्से को निकालना कितना ज्यादा अच्छा होता है। ज़ोयुन भी बैठ के सोच रहे होते कि लूजेंग थैंक यू, अब तुम्हारी वजह से मुझे कोई गिल्ट फील नहीं होगा। ग्रैंडमा हुआ भी बोल रही होती कि लूजेंग वेमिंग ऑलरेडी हार चुका है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लूजेंग उसे मार रहा होता पर रुक जाता है और फिर ग्रैंडमा हुआ की तरफ देखता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो मुझे बोलने वाले इस रुकने के लिए, जब ये बदतमीज इंसान ज़ोयुन को मार रहा था तब तुमने नहीं देखा था और तुमने तब बोला था क्या हेमिंग को रुकने के लिए। तो ग्रैंडमा हुआ बोलते कि बस बड़ा हो गया, अब ये डिस्पल है ज़्यूज़ांग पीक का। तो लूजेंग बोलता तो क्या हुआ, तुम बोल रहे हो क्या ज़्यूज़ांग पीक के जो डिस्पल्स है वो ड्रिजल पीक के डिस्पल से ज्यादा ऊपर हैं, क्या हम मार खाने के लिए पैदा हुए हैं और जी रहे हैं। तो ग्रैंडमा हुआ बोलते तुमने हमारे ज़्यूज़ांग पीक को प्रोवोक किया है, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या हमारे कोई स्ट्रॉन्गर डिस्पल्स जो होंगे हमारे पीक के वो तुम्हें अटैक करेंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बाकी कंपटीशन में। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या तुम जो पेन दे रहे हो हेमिंग को वही तुम्हें अब 10 फोल्ड्स मिलेगा आगे। तो फिर लूजेंग उसके मुंह पे अपना पैर रख देता है और बोलते हैं सच्ची। फिर उसे किक मार के बोलते कि हाँ मैं वेट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़्यूज़ांग पीक के जो डिस्पल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है और मेरे और वो जो सफरिंग वापस दे सकते हैं जो मैंने हेमिंग को दी थी। फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग यहाँ पे जीतता है, क्योंकि इंसेक्ट का पैट्रियाच होता है वो भी देख रहा होता है लूजेंग की तरफ, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। जैसे लूजेंग अरेना से वापस आता है तो इंस्ट्रक्टर वैन उसे गले लगा के बोलता है कि तुमने फाइनली हेमिंग को हरा दिया है। तो एक बड़ी सी स्क्रीन में लूजेंग को दिखाया जा रहा होता है ड्रिजल पीक में। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अभी तक मेरे को कभी पता नहीं लगा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूजेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अब तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि फर्स्ट प्लेस भी ले सकता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि सभी पीक्स को हरा दो और जो हमें तंग करते थे उनको हराओ। और एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लूजेंग जो है वो ग्लोरी लाएगा ड्रिजल पीक के लिए। तो रेफरी अनाउंस करता है कि नेक्स्ट फाइट है टियानी पीक का हुआ टियानमिंग वर्सेस यूकी जो कि फेक यूई पीक का है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि इस साल तो बड़े ज्यादा जीनियसेस हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये मुश्किल है बताने के लिए क्योंकि लूजेंग ने अभी तक एक भी सेलेस्टियल रेलम के डिस्पल से फाइट नहीं की है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि हुआ टियानमिंग का जीतना मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये जो यूक्यूई है ये सेलेस्टियल रेलम का डिस्पल है फेक यूई पीक का। तो फिर हमें यूक्यूई दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकाल लोगे। तो हुआ टियानमिंग बोलता तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम वर्दी भी नहीं हो मेरी स्वॉर्ड को निकालने के लिए। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि यूक्यूई की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो हुआ टियानमिंग को अपनी स्वॉर्ड को निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक और डिस्पल बोलता है कि अगर ये टॉप 60 के डिस्पल्स से फाइट करेगा तो शायद इसको अपनी स्वॉर्ड निकालनी पड़े। तो बाकी डिस्पल्स भी बड़े ज्यादा पागल हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हुआ टियानमिंग क्या पागल हो गया क्या। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि टियानी पीक मुझे पता है कि ऑल पीक कंपटीशन में नंबर 1 था कई बार, पर अब काफी सालों से हमारा फी कोई पीक है वही नंबर 1 हो रहा है, हम इन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। लूजेंग भी इस फाइट को देख रहा होता है। तो यूकी बोलते तुम वर्दी समझते हो या नहीं समझते उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ये देख लेंगे फाइट के दौरान। मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा अगर तुम अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकालोगे। तो हुआ टियानमिंग बोलते कि अगर एक बैटल की बात कर रहे हैं तो ये नेचुरल है कि कोई भी बंदा अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करता है। मैं अपनी स्वॉर्ड को इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी और भी बड़े ज्यादा डिस्पल्स है जो कि स्ट्रॉन्ग है मेरे से और मैं अपनी स्वॉर्ड सिर्फ उन्हीं के खिलाफ यूज करूंगा। तो फिर यूकी हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और अपना अटैक यूज करता है स्पीयर से क्लाउड ड्रैगन थ्रस्ट, और जो उसका स्पीयर होता है उसके अराउंड ड्रैगन लिपट जाते हैं। वो जैसे हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक करने लगा होता है हुआ टियानमिंग पीछे की तरफ हो रहा होता है। यूकी बोल रहा होता है कि डोज करने से तुम क्या सोचते हो मेरे ड्रैगन क्लाउड थ्रस्ट से बच पाओगे आसानी से। वो अटैक बिल्कुल हुआ टियानमिंग के पास आने लगता है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि हुआ टियानमिंग तो ऐसे हार ही जाएगा चाहे वो कोई भी डोजिंग स्किल को यूज करे, ये इस अटैक को डोज नहीं कर पाएगा। तो जैसे वो अटैक हुआ टियानमिंग के पास आता है तो वो हुआ टियानमिंग बड़ी आसानी से उसे डोज कर
लेता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो स्वॉर्ड स्टेप्स हैं। हुआ टियानमिंग अभी से स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। ऐसा लगता है कि इसकी स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज्यादा डीप है। लुजेंग भी सोच रहे होते कि ब्रदर हुआ टियान, इस टाइम मैं तुम्हारे स्वॉर्ड स्टेप को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। हुआ टियानमिंग जो होता है वो कंटिन्यूसली डोज कर रहा होता है उन अटैक्स को और बड़ी आसानी से। लुजेंग भी स्वॉर्ड स्टेप्स को सीखने की कोशिश कर रहा होता है साइड में अरेना के, और बिल्कुल सेम कॉपी कर रहा होता है जैसे हुआ टियानमिंग ने अभी यूज किए थे। जोयुन लुजेंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि लुजेंग क्या कर रहा है, ये ऐसे यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है। फिर वो ध्यान से देखता है और सोचता है इसका वॉकिंग पैटर्न तो ये तो हुआ टियानमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स हैं, पर इसने तो अभी सिर्फ देखा है और स्वॉर्ड को यूज करना सीखा है, ये कैसे ऐसे मूव कर सकता है। लुजेंग रुक जाता है और उन स्टेप्स को कंप्लीट कर लेता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है ये मैच जल्दी खत्म होने वाला है। फिर जो यूकी होता है वो हुआ टियानमिंग की तरफ अपना अटैक यूज करता है, क्लाउड ड्रैगन शैडो स्लेयर, और अपने स्पेयर को बड़ी स्पीड से उसकी तरफ फेंक देता है। पर हुआ टियानमिंग सिंपल जिगजैग अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर लेता है और उसे डॉज कर लेता है बड़ी आसानी से। हुआ टियानमिंग इतनी अच्छी तरह से स्वॉर्ड स्टेप्स यूज कर रहा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि वो हर तरफ है अरेना में। यूकी सोच रहा होता है ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था जो मैंने अभी यूज किया है, पर हुआ टियानमिंग ने इसे बड़ी आसानी से रोक लिया। पर मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होगी हुआ टियानमिंग की। फिर हुआ टियानमिंग एकदम से यूकी के पीछे आके अपने हाथ को यूकी के पीछे रख देता है। वो बड़े ज्यादा स्टाइल से खड़ा होता है यूकी के सिंपल पीठ पे हाथ रख के। यूकी बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे ये जो स्वॉर्ड स्टेप्स हैं ये एक्चुअल बैटल में यूज करने चाहिए। फिर रेफरी ये घोषित कर देता है कि टियान ये पीक का हुआ टियानमिंग जीतता है। तो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं इसने तो अपनी स्वॉर्ड को भी यूज नहीं किया यूकी के खिलाफ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हुआ टियानमिंग का ट्रम्प कार्ड क्या होगा, इसका सीक्रेट वेपन क्या होगा। तो कुछ डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है हुआ टियानमिंग तो कोर डिसिपल्स के खिलाफ भी लड़ सकता है और जीत सकता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इनर डिसिपल्स इस बार तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा डिसिपल बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हुआ टियानमिंग ही जो स्ट्रॉन्ग है, पर वो कोर डिसिपल्स के सामने नहीं जीत सकता। तो फिर रेफरी अनाउंस करता है कि ड्रिजल पीक लुजेंग वर्सेस टियान यू पीक ज़ूगेजी। इंस्ट्रक्टर वैन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि हम कितने ज्यादा अनलकी हैं। हुआ टियानमिंग का मैच भी पीक स्काई रेलम वर्सेस सेलेस्टियल रेलम था और वैसा अभी तक किसी ने भी अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है शो नहीं किया। तो ग्रैंड में वो बोलती है कि ठीक है मैं देखना चाहती हूँ कि वो छोटा सा चूहा क्या कर सकता है सेलेस्टियल रेलम के सामने। फिर हमें ज़ूगेजी दिखाई देती है जो कि सेलेस्टियल रेलम में होती है और बोलती है कि लुजेंग ये पहली बार नहीं है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है, मेरी फैमिली में तुम्हारा नाम चलता रहता है, तुम्हारा लक इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि तुम मेरे अगेंस्ट मैच हुए हो। लुजेंग बोलता है बकवास करना बंद करो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो चुपचाप, और अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तो जल्दी से सरेंडर कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोलती है ठीक है मुझे तुम्हें दिखाने दो कि असली पावर क्या होती है और एक डिफरेंस क्या होता है स्काई रेलम और सेलेस्टियल रेलम डिसिपल में। फिर वो हवा में उड़ जाती है और अपने फैन से थंडर क्रिएट करती है पिंक कलर की। भाई लड़कियों को पिंक को ज्यादा पसंद है। फिर उस अटैक के अगेंस्ट लुजेंग अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करता है जो कि उसने हुआ टियानमिंग को देख के लर्न किए थे। जो डिसिपल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा स्वॉर्ड स्टेप्स को कैसे जानता है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ एक कॉपी है। हुआ टियानमिंग भी बोल रहा होता है कि लुजेंग ने एक्चुअली मेरे स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉपी कर लिया है, इसने तो अभी स्वॉर्ड इंटेंट को कॉम्प्रिहेंड किया था पर ये अभी से स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर सकता है। ये टैलेंट तो बड़ा ज्यादा डेंजरस है। जो पैट्रियाज होता है वो भी देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो उसके साइड में होता है उसको बोलता है कि चूजेंग तुमने भी नोटिस किया कि कुछ यहाँ पे अजीब है। तो चूजेंग बोलता है मैंने देखा पर मुझे लगता है आपने नहीं देखा ठीक ढंग से। जो लुजेंग था वो हुआ टियानमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉपी कर रहा था, साइड में अरेना में प्रैक्टिस कर रहा था। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। ये अमेजिंग बात है कि उसका टैलेंट इतना ज्यादा, पर ये शेम की बात है कि वो सेकंड ईयर ऑफ स्काई रेलम में है। ज़ूगेजी को हराना इसके लिए बड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि वो सेलेस्टियल रेलम में है। तो पैट्रियाज बोलता है चूजेंग मेरे तो थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है तुम्हारे हिसाब से, मुझे लगता है बच्चा टॉप 30 में आ सकता है। तो चूजेंग सोच रहा होता है कि टॉप 30 इसका मतलब ये कोर डिसिपल्स को भी हरा देगा। तो ज़ूगेजी होती है वो अपने फैन से साइक्लोन्स क्रिएट कर देती है, टोर्नेडोस क्रिएट कर देती है जो कि लुजेंग के सामने घूम रहे होते हैं। लुजेंग उन्हें भी बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है स्वॉर्ड स्टेप्स की वजह से। तो डिसिपल्स बोलते हैं तो क्या हुआ, इसने हुआ टियानमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉपी की है, ये कोई चीज नहीं है जो हुआ टियानमिंग ने खुद डेवलप की है। अगर हम दूर से देखेंगे तो ये हुआ टियानमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स जैसा नहीं लग रहा है, पर ज़ूगेजी के अटैक्स को डोज करना ये तो बड़ी ज्यादा अमेजिंग बात है। इतने ज्यादा क्यूनियन सेक्ट में डिसिपल्स नहीं है जो ज़ूगेजी के ऐसे अटैक्स को डोज कर पाए। ज़ूगेजी बोल रही होती है कि तुम भागने के अलावा और कर भी कह सकते हो, तुम्हें हम वॉरियर नहीं बोल सकते, तुम वॉरियर कहलाने लायक नहीं हो। फिर लुजेंग को वो टोर्नेडोज हर तरफ से घेर लेते हैं पर लुजेंग उन्हें डोज कर रहा होता है बड़ी आसानी से। लुजेंग सोच रहा होता है जैसे जैसे मैं स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं और अच्छी तरह से इनको यूज कर पा रहा हूँ। फिर जो ज़ूगेजी होती है वो अपने फैन से अटैक करने लगी होती है और बोलती है ज़ेंग तुम क्या सोचते हो तुम ऐसे ही भाग भाग के क्या बच पाओगे। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि 2 फ्लोज ऑफ ज़ेन युआन को कल्टीवेट करना बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, ये ज़्यूगी
ये कि फिजिकल स्ट्रेंथ है ये बड़ी ज्यादा डेंजरस है। मुझे ऐसा लग रहा है ये किलर मूव यूज करने लगी लूजेंग के खिलाफ। तो जू यून बोलते टीचर वैन झूठ मत बोलो, चाहे कुछ भी हो ब्रदर लूजेंग एक रास्ता फाइंड कर लेगा बचने के लिए। फिर यूगेजी अपने फैन को ऊपर उठाती है और बोलती है कि चलो इसको सेटल कर देते हैं एक ही बार में। जो अभी की हेट्रेड और पुरानी हेट्रेड है उसको एक ही बार में हम सेटल कर देते हैं। फिर वो उस फैन को नीचे करती है। फिर वो अपने अटैक को यूज करती है ट्विन केओस साइक्लोन और एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है। यूगेजी बोलती है जो केओस साइक्लोन है ये इतना ज्यादा डैमेज नहीं देता है, पर अगर तुम इसके अंदर फंसे रहोगे तो तुम कंटिन्यूसली डैमेज को सफर करोगे। चलो मैं देखती हूँ तुम इसको कैसे डोज कर पाते हो। फिर लूजेंग उसके अंदर कैद हो जाता है। उस साइक्लोन की पावर की वजह से लूजेंग के कपड़े फटने लग पड़ते हैं। यूगेजी बोलती है कि भागते रहो, मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक भाग सकते हो। लूजेंग सोच रहा होता है कि भागूं, मैं क्यों भागूं। फिर लूजेंग को एक रेड कलर का ओरा सराउंड कर लेता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी लाइट क्यों लग रही है मुझे अभी। फिर लूजेंग उड़ने लग पड़ता है। वो करंट के साथ मूव कर रहा होता है टोर्नेडो के। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सिर्फ सेलेस्टियल एलम के जो डिस्पल्स होते हैं वही फ्लाई कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे उड़ रहा है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये सही नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसको हवा ऊपर की तरफ उड़ा रही है। तो दूसरा बोल रहा होता है कि इसको हवा ऊपर की तरफ उड़ा रही है, ये कैसे पॉसिबल है, ये पतंग थोड़ी है। तो यूगेजी सोच रही होती है कि मेरे स्पीड के ऊपर रिलाई कर रहा है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेम स्पीड से, वो भी विंड की तरह। इसकी वजह से वो उड़ पा रहा है मेरी विंड को यूज करके। अच्छा यही रीजन होगा क्योंकि ज़्यूगे फैंग भी इसके हाथों से मारा गया है क्योंकि ये है ही इतना ज्यादा पावरफुल। ज़्यूगेजी सोच रही होती है कि मेरे को अपने साइक्लोन की डायरेक्शन और उसकी विंड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है पर इसके खिलाफ मुझे ये यूज करनी पड़ेगी। फिर वो अपने फैन से फिर से हवा फेंकती है और जिसकी वजह से जो साइक्लोन होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग पड़ता है। लूजेंग उसमें फंस जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि अब मेरे को कोई नहीं है रास्ता क्या छुपने के लिए। तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लूजेंग ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। ये जो ग्रुप कंपटीशन होता है इसमें एक दो मैच हार भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इतना भी क्या जरूरी है कि भाई मरते दम तक फाइट करनी। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मैं सच बोलूं तो इस कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाई होना भी बड़ी अच्छी बात है। कुछ डिस्पल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने के लिए सरेंडर तक कर देते हैं। लूजेंग की तरफ वॉयलेट करके ब्लेड्स आ रहे होते हैं एयर के। तो लूजेंग सोचता है कि मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं मार्शल आर्ट्स के टॉप पे खड़ा होना चाहता हूँ तो मैं ऐसे डिफीट को एडमिट नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो मेरे मार्शल आर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर लूजेंग उन पिंक एयर ब्लेड्स को हेड ऑन लेता है और उसके कपड़े फटने लग पड़ते हैं, पर उससे उसकी बॉडी पे कुछ असर नहीं हो रहा होता है। तो लूजेंग सोचता है ज़्यूगेजी का जो साइक्लोन की पावर है वो इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, ये तो मेरी बॉडी को कुछ असर नहीं कर पा रही है, मेरी बॉडी तो इसको विस्टैंड कर पा रही है। फिर लूजेंग चुपचाप भी खड़ा हो जाता है उन ब्लेड्स के सामने जो कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर वैन चिल्लाता है कि जल्दी से सरेंडर कर जाओ, अपनी जिंदगी को बचाना चाहते तो। बाकी डिस्पल्स भी देख रहे होते हैं चुपचाप इसको। वो सारे ब्लेड्स लूजेंग से टकराते हैं और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, पर लूजेंग को कुछ नहीं होता पर उसके कपड़े फट गए होते हैं। फिर हमें लूजेंग की पूरी बॉडी दिखाई देती है। पैट्रियच भी उसके देख के हैरान हो जाता है, अपने हाथों को उस थ्रोन पे फोड़ता है। बाकी फीमेल डिस्पल्स के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई होती है, वो बड़ी ज्यादा शर्मा रही होती है। भाई बॉडी बड़ी नाइस है इसकी, वैसे मेरे को बनानी पड़ेगी, पेट पड़ रहा है मेरे को। हाँ तो जो पहली वाली लड़की होती है वो बोल रही होती है कि जो लूजेंग के शरीर में छेद करना चाहती है, वो बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर पी ये तुम्हारी गोल्डन बेल्ट टेक्निक की तरह लग रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लूजेंग की बॉडी जो है वो तुम्हारी गोल्डन बेल्ट टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो चीजें हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। मैं पक्का ही इसके शरीर में छेद करना चाहती हूँ। भाई ये ठरकी है लड़की। तो पी बोलते कि उसकी बॉडी जो है वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता इसने कौन सा अननोन रिफाइनिंग मेथड को यूज किया है क्योंकि इसकी बॉडी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ये डर है कि तुम इसके शरीर में छेद नहीं कर सकती हो क्योंकि आगे बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसकी बॉडी। तो वो लड़की बोलती मैंने इसके खिलाफ अभी तक फाइट नहीं की है, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकती और इसमें छेद नहीं कर सकती। ये जो ज़्यूगेई थी ये तो कचरा है, मैं तो इस लड़की को ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ पलक झपकते ही। तो फिर वो एयर ब्लेड्स होते हैं वॉयलेट करके वो उसी की तरफ आ रहे होते हैं ज़्यूगेई की तरफ। ज़्यूगेई बोल रही होती है तो बड़ी ज्यादा गलत है, जो साइक्लोन है वो मेरी तरफ भी अटैक कर रहा है, मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा होता साइक्लोन की तरफ। जो लूजेंग होता है वो हेड ऑन ले रहा होता है उन ब्लेड्स को, पर उसे कुछ नहीं हो रहा होता। भाई क्या कूल लग रहा है। फिर लूजेंग उसकी तरफ दौड़ के आ रहा होता है, वो बचने के लिए पीछे की तरफ भाग रही होती है, पर जैसे वो पीछे देखती है तो पीछे से वो वॉयलेट कलर के एयर ब्लेड्स आ रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, अब मैं डोज करूंगी तो मुझे विंड ब्लेड मार देंगे और आगे से मुझे लूजेंग की फिस्ट। फिर वो लूजेंग की तरफ आने लग पड़ती है आगे की तरफ। फिर लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो बैरियर से टकराती है और नीचे गिर जाती है अनकॉन्शियस होके। रेफरी बोलता है ड्रिजल पीक का डिसिपल लूजेंग जीतता है यहाँ पे। फिर इंस्ट्रक्टर वैन उसे एक रोप देख के बोलता है कि तुमने बड़ा ज्यादा अच्छा किया, तुम ज़्यूगेई को बीट कर सकते हो, ये बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है। लूजेंग उस रोप को डाल लेता है। टीचर वैन इंस्ट्रक्टर सू के बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो सेकंड लेयर का स्काई रेलम का बच्चा क्योंकि सेक्ट में टॉप 100 डिसिपल्स में है, ये कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं है। अगर ये बच्चा सेलेस्टियल रेलम में एंटर कर जाएगा तो पक्का ये फर्स्ट प्लेस ही नहीं ले पाएगा।
पर मुझे लगता है ये उस चीज को भी कर पाएगा जो कि इंस्ट्रक्टर सू की हेल्प करेगी, और जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अभी गुजर रही है उसमें उसकी हेल्प कर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ऑल पीक कंपटीशन में लू जेंग उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा। हमें 33 पीक बैटिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे डिस्पल्स बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है तो क्या वो लू जेंग ने ज्यू गेई को हरा दिया। जो ज्यू गेई है वो 1 वर्सेस 1 के लिए फेमस नहीं थी, वो ग्रुप फाइट्स के लिए फेमस थी। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है जो लू जेंग है वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता है और अपनी बॉडी के ऊपर, और ये बस थोड़ा सा लकी हो गया था ज्यू गेई की केस में, उसके पास इतना भी ज्यादा टैलेंट नहीं है। फिर हमें ह्यू टियानमिंग और लू जेंग का बैटिंग स्कोर दिखाया जाता है और क्या पैसा मिलेगा उनको वो दिखाया जाता है। अगर तुम ह्यू टियानमिंग के केस में 5 कॉइंट्स लगाओगे तो तुम्हें 6 कॉइंट्स मिलेंगे जीतने पर, और लू जेंग के केस में अगर तुम 2 कॉइंट्स लगाओगे तो तुम्हें 7 कॉइंट्स मिलेंगे जीतने के ऊपर। तो फिर हमें ज्यूजांग पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी डिस्पल्स बहस रहे होते हैं कि लू जेंग सच्ची में बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे लू जेंग और ह्यू टियानमिंग भी साथ में खड़े होते हैं, पर डिस्पल्स बात कर रहे होते हैं। तो एक बोल रहा होता है कि जाओ जाओ ये बस बड़ा हो गया, तुम हर बार लू जेंग के ऊपर नहीं लगा सकते हो पैसा। तुम्हें पता है ह्यू टियानमिंग का स्वॉर्ड इंटेंट कितना ज्यादा पावरफुल है, और ह्यू टियानमिंग ने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया, ना ही अपनी स्वॉर्ड को निकाला है। तो जाओ जाओ बोलता है तो क्या हुआ, अभी तक लू जेंग ने भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया है। तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते जाओ जाओ को कि अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो लू जेंग के ऊपर तो अपना सारा पैसा उसके ऊपर लगा दो। तो जाओ जाओ बोलते तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी तक नहीं लगाया है, मेरे पास जितना भी था मैंने लू जेंग के ऊपर लगाया वो भी स्टार्टिंग से, और मैंने जितना पैसा लगाया था उससे मैंने 3 गुना ज्यादा कमा भी लिया है। अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो तुम अपना सारा पैसा ह्यू टियानमिंग के ऊपर लगा के बताओ। तो जाओ जाओ सोच रहे होती कि मैं जाओ जाओ हमेशा जो है बैट करना पसंद करता था, पर मैं हमेशा हार जाता था इन सारे जितने भी सालों में ये कंपटीशन हुआ है, और अब जितने भी फ्यूचर में मैचेस होंगे तो लू जेंग मैं वो सब तुम्हारे ऊपर ही लगाऊंगा, तो गुड लक। तो इंस्ट्रक्टर वन बोल रहे होते लू जेंग को कि ग्रुप स्टेजेस के मैच अब कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक 13 लोग हैं जिनको कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है, और उनमें से सिर्फ तुम और ह्यू टियानमिंग स्काई रेलम में है और बाकी सब सेलेस्टियल रेलम में है। मुझे लगता है कि आगे के मैचेस बड़े ज्यादा टफ होंगे, तो अगर तुम नहीं जीत पाओगे तो तुम सरेंडर भी कर सकते हो। तो लू जेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर वन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। तो फिर रेफरी अनाउंस करते है कि एडवांस प्लेसमेंट राउंड अब स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट राउंड है उसमें ड्रिजल पीक का लू जेंग वर्सेस ज्यूजांग पीक का जोडान। तो डिस्पल्स बोल रहे थे कि लू जेंग की जो जीतने वाली स्ट्रीक थी वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि जोडान जो है वो रैंक 50 पे रह चुका था पिछले मैच में, पिछले कंपटीशन में। मैं अब जल्दी से जाऊंगा और सब कुछ बेट कर दूंगा जोडान के ऊपर, पर जो विनिंग अमाउंट है वो बड़ा ज्यादा कम मिल रहा है जोडान के ऊपर लगा के। तो बैटिंग सिस्टम का ये सीन होता है जो जितना ज्यादा पॉपुलर होता है उसके ऊपर पैसा लगा के उतना ही कम अमाउंट मिलता है, पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। और अगर लू जेंग के ऊपर लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लू जेंग अभी इतना ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं है उनके लिए। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहे होते कि पहले तुमने ज्यूजांग पीक का जो हेमिंग है उसको तुमने बड़ी खतरनाक तरीके से हराया था और चोट पहुंचाई थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट गुस्सा निकालेंगे, और मुझे ये भी डर है कि जोडान तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तो लू जेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर वैन चाहे कोई भी मेरे मुंह के सामने आए मैं उसको हमेशा ही हराऊंगा और अपनी फुल स्ट्रेंथ से हराऊंगा, मैं कभी बैक नहीं जाऊंगा। फिर लू जेंग थोड़ा सैड होकर आगे की तरफ चलने लग पड़ता है, क्योंकि उसे इंस्ट्रक्टर वैन की बातें पसंद नहीं आई होती हैं। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलते कि मुझे माफ कर दो लू जेंग, मुझे थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए था तुम्हारे ऊपर। फिर जोडान लू जेंग के सामने आ जाता है और बोलते कि सरेंडर कर दो तुम अभी से ही। फिर हमें दिखाया जाता है जोडान जो है वो ज्यूजांग पीक और सेलेस्टियल रेलम में है। जोडान बोलता है कि मैं ज्यूजांग पीक से बिलोंग करता हूँ और मेरे टीचर ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया अब तक, पर तुमने जो हेमिंग को बड़ी बुरी तरह से मारा था इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि इस मैच में तुमसे बदला लेने के लिए। तो लू जेंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। तो जोडान बोलता है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ हेमिंग की गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी रेवेंज लेने के लिए, क्योंकि तुमने अपने फेलो डिसिपल का ही बदला लिया है हेमिंग से। तो लू जेंग बोलता है हाँ ग्रैंडमा हुआ भी देख रही होती है इसको। तो लू जेंग बोलता है इसका क्या मतलब, तुम हेमिंग का बदला लोगे अब मुझसे। तो जोडान बोलता है कि जो तुमने अभी बोला वो गलत नहीं है, पर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा यहाँ पे। लू जेंग बोलता है ब्रदर जोडान मुझे तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे और मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर अभी जो है वो जीतने वाला डिसाइड नहीं हुआ है, और मुझे पता है कि अगर मैं हार भी जाऊंगा तब मेरे को ब्रदर जोडान जो है वो सरेंडर करने का मौका देगा। तो जोडान बोलते तुम ऐसे सोच रहे हो तो ठीक है, पर अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। फिर जोडान अपने ब्रश को बाहर निकाल देता है और जिससे ब्लैक कलर की इंक निकल रही होती है। लू जेंग सोच रहे होते कि ये बड़ा ज्यादा अजीब है, इसकी इनिशिएट एनर्जी तो इंक में कन्वर्ट हो रही है, पर ये इतना ज्यादा में अमेजिंग नहीं है, मैं अपनी इनिशिएट एनर्जी को यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। फिर लू जेंग अपने ड्रैगन स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। लू जेंग जोडान को पंच मारने लगता है, पर जोडान अपने ब्रश से जल्दी से सील वर्ड लिख देता है हवा में, और जो लू जेंग का पंच होता है वो काउंटर हो जाता है। लू जेंग बोल रहा होता है कि ये क्या हुआ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फिस्ट जो है वो सील हो गई ऐसा लग रहा है। फिर लू जेंग अपने दूसरे हाथ से पंच करने लगा होता है, तो जोडान जो होता है वो अपने फिर ब्रश से ब्लॉक वर्ड लिखता है, वो पंच भी लू जेंग का ब्लॉक हो जाता है। लू जेंग सोच रहा होता है कि मैंने अपने ड्रैगन स्किल्स की
पावर को भी यूज किया, पर मैं अभी भी इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। फिर लूजेंग फिर ट्राई करता है, वो बोलता है कि एक और टाइम। लूजेंग उसको पंच मार रहा होता है सील को, पर वो नहीं टूट रही होती है। लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है, फिर बार बार पंच मारने से वो सील टूट जाती है और जाओडान पीछे की तरफ हो जाता है और दोबारा वर्ड्स जो है वो लिख के लूजेंग की तरफ भेज रहा होता है। जाओडान एग्जैक्ट 5 वर्ड्स भेजता है लूजेंग की तरफ और बोलता है कि ये जो स्किल है इसको बोलते हैं 5 वर्ड्स ऑफ डिफेंस। तुम चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, पर इस अटैक को रोकने के लिए तुम्हें 5 अटैक्स करने पड़ेंगे इसको तोड़ने के लिए। और मैंने तुम्हारे लेफ्ट हैंड को जो सील की है वो मैंने अपनी अटैक से की है, जिसका नाम है सील। इस अटैक से किसी की भी हम स्ट्रेंथ को सील कर सकते हैं और इनिशिएट एनर्जी को भी। अब तुम अपने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर पाओगे। लूजेंग सोच रहा होता है जाओडान अपनी स्किल्स को क्यों एक्सप्लेन कर रहा है अपने ओपोनेंट को। जाओडान बोलता है तुम इस सील को ब्रेक नहीं कर पाओगे, पर ये खुद ही वापस खत्म हो जाएगी 2 घंटे के बाद। फिर लूजेंग बोलता है मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। फिर लूजेंग अपने एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन की पावर को यूज करता है और उस सील को तोड़ देता है। फिर जाओडान बोलता है तुम्हारी ट्रिक बड़ी ज्यादा अच्छी थी, मैं कुछ ज्यादा बकवास कर रहा था। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर मेरी सील को ब्रेक करने से कुछ नहीं होगा। फिर वो दोबारा लूजेंग की तरफ अटैक करता और इस बार जो उसने वर्ड लिखा होता है वो होता है किल, और वो लूजेंग की तरफ जा रहा होता है वर्ड। तो वो वर्ड लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग को पीछे से आवाज सुनाई देती है कि ब्रदर लूजेंग ध्यान से, ये स्किल है ये बड़ी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें ध्यान से इसे हैंडल करना पड़ेगा। वो जो वर्ड होता है वो बड़ा ज्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि इसीलिए मैं कोई भी किलिंग इंटेंट को फील नहीं कर पा रहा था जाओडान से। इसका जितना भी किलिंग इंटेंट है ये सारे उसके स्किल सिंबल में चला गया है। फिर लूजेंग आ गया था और स्किल वर्ड को पंच करने की कोशिश करता है, पर वो बाउंस बैक हो जाता है और पीछे बैरियर से जाके टकराता है। उस बैरियर तक में क्रैक पड़ गया होता है, इतनी ज्यादा फोर्स होती है उसकी वजह से। फिर जो रेफरी होते हैं वो अपनी एनर्जी से उस बैरियर को ठीक कर देता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये स्किल जो जाओडान ने अभी यूज की है तो बड़ी ज्यादा डरावनी थी, इस हिसाब से तो लूजेंग हार जाएगा। तो एक डिस्पल बोलता है कि अभी अभी मैंने फील की ये किल वर्ड में पावर तो है, पर इसके पास और भी एबिलिटी है कि ये लूजेंग की स्ट्रेंथ को भी जो है रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। अब ये मुश्किल है बताने के लिए कि लूजेंग खड़ा हो पाएगा कि नहीं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर लूजेंग हार जाएगा तो मैं अपने पैसे को वापस पा पाऊंगा, वो भी थोड़े से प्रॉफिट के साथ। तो फिर जाओडान लूजेंग की तरफ देख रहा होता है। लूजेंग ऐसे नीचे गिरा होता है और बोल रहा होता है कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे और तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। लूजेंग सोच रहा होता है सोए हुए कि मुझे जो है वो अपना थोड़ा सा पावर और इंक्रीज करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। फिर लूजेंग खड़ा हो जाता है। जाओडान सोच रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि लूजेंग की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है और बिल्कुल एक सोल वेपन की तरह पावरफुल है। अब ये बोलना मुश्किल है कि मैं इसके खिलाफ जीत पाऊंगा कि नहीं। फिर लूजेंग अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज करके जाओडान की तरफ आ रहा होता है। वो अपनी स्टारलाइट एनर्जी को यूज कर रहा होता है और वो पूरी तरह से उसके हाथ में फैल रही होती है। तो फिर डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लूजेंग अपनी फाइनली जो स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है, ये इतनी ज्यादा कूल है। तो एक बोल रहा होता है कि मैं तो भूल ही चुका था कि इस कंपटीशन की स्टार्टिंग से लूजेंग ने अपनी स्पेशल स्किल को यूज नहीं किया है। तो पैट्रियट होते वो बोलते कि क्या हुआ अभी अभी, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो मुझे जो लगता है जो लूजेंग के हाथ में एनर्जी है वो डिमोनिक तरह की कोई पावर है। तो चूजेंग बोलता है कि ये जो बच्चा है इसने कोई डिमोनिक एनर्जी को मास्टर किया है, ये कोई डिमोनिक स्किल से इसने पाई है। क्या यह हेवनली बुक पेविलियन में गया था और इसने क्या डिमोनिक गॉड फिस्ट को चूज किया था? तो गाइस वो स्टारलाइट एनर्जी और डिमोनिक एनर्जी को साथ में यूज कर सकता है, इसलिए पैट्रियट को लग रहा है कि वो डिमोनिक एनर्जी को यूज कर रहा है। तो पैट्रियट बोलते हैं जो डिमोनिक गॉड फिस्ट है वो हेवनली बुक पेविलियन में 100 साल से भी ज्यादा रह चुकी है और अभी तक सिर्फ 3 डिसिपल्स के हाथ में आई है वो, और उन 3 डिसिपल्स में भी 2 जो डिसिपल्स थे उन्होंने इस स्किल को कभी लर्न नहीं कर पाया, और जो अंकल ली ने हेवनली बुक पेविलियन में उन्होंने 3rd डिसिपल को लर्न नहीं करने दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे कोई और भी होगा जो डिमोनिक गॉड फिस्ट को लर्न कर पाएगा। तो चूजेंग बोलते कि डिमोनिक गॉड फिस्ट जो है वो सैंड टायर स्किल है, और ये बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी का जो नेचर है उसके हिसाब से इस स्किल को लर्न करना इम्पॉसिबल होता है ह्यूमन के लिए। मैं बड़ा ज्यादा हैरान हूँ कि इस बच्चे ने स्किल को लर्न कैसे किया है। तो पैट्रियट बोलते तुम्हें अपने आईज को ओपन करना पड़ेगा और पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरी दुनिया में, तुम्हें क्या पता है कि अब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे कैसे लोग होंगे वहाँ पे और कैसी कैसी पावर होगी उनके पास। फिर लूजेंग जाओडान की तरफ आ रहा होता है। जाओडान अपने ब्रश से वो वर्ड्स लिखे जा रहा होता है, लूजेंग की तरफ भेज रहा होता है। वो सारे किल वर्ड्स को भेज रहा होता है लूजेंग की तरफ और सोच रहा होता है कि मेरा किलर मूव जो था वो मैं सिर्फ कोर डिस्पल के अगेंस्ट यूज करना चाहता था, पर मैं अभी कैसे सरेंडर कर दूं और सोचूं कि मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो जो वर्ड्स आ रहे होते हैं लूजेंग की तरफ, लूजेंग अपनी स्टोन की पावर को यूज करता है और उन सभी वर्ड्स को गायब कर देता है। जो वो वर्ड्स होते हैं वो पूरे रेड कलर की जो उसकी एन्चेंटमेंट की फायर होती है स्टोन की उसमें कवर हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर लूजेंग अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज करके। तो वो बोल रहे होते हैं ये तो 13 किल्स का अटैक आ रहा है इस बार। फिर वो अपनी एक स्किल को यूज करता है डिमोनिक गॉड फैंटम, जिसमें उसके जो है शैडो क्लोन्स बन जाते हैं। तो एक शैडो क्लोन जो है वो उस 13 किल टेक्निक में आ जाता है
और फंस जाता है। वो बिल्कुल ही गोल गोल घूम रहे होते हैं वर्ड्स उसकी तरफ और उस शैडो क्लोन को तोड़ देते हैं। जॉर्डान सोच रहे होते हैं कि ये अरे जो है ये एक सोल वेपन को तोड़ सकता है, तो इसका मतलब ये जो डिमोनिक गॉड फैंटम है ये एक सेंट वेपन की तरह स्ट्रॉन्ग है। पर ये नेचुरल जो एनर्जी होती है इन बींग्स की जो कि क्रिएटेड होती है, तो वो पावरफुल नहीं होती है ओरिजिनल की तरह। तो लू ज़ेंग क्या सोच रहा है, ये अपने फेक्स को क्यों भेज रहा है आगे। पर ये जो नेचुरल एनर्जी से बॉडीज बनी होती है वीक होती है, मतलब ओरिजिनल से। लू ज़ेंग बड़ा सही प्लान कर रहा है। फिर जो 13 किल टेक्निक से वो जो होता है एक फैंटम लू ज़ेंग का वो टूट जाता है। जॉर्डान सोच रहा होता है कि अगर स्ट्रेंथ को कंसिडर करें 13 किल टेक्निक की, तो 3 किल सिंबल यूज हुए एक डिमोनिक गॉड फैंटम को खत्म करने के लिए, और अब मेरे पास सिर्फ 10 किल सिंबल्स बचे हुए हैं और इस किल की पावर डिक्रीज होते जाएगी जैसे जैसे किल सिंबल्स डिक्रीज होते जाएंगे। तो जॉर्डान फिर से वर्ड लिखने लगा होता है अपने ब्रश से और बोल रहा होता है कि तुम सेकंड लेयर ऑफ स्काईरेलम में ही हो, सिर्फ तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते हो। फिर जॉर्डान बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि जो फैंटम उसने डिस्ट्रॉय किया होता है अपने 13 किल टेक्निक से, क्योंकि वो दोबारा रीजनरेट हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि इसकी इनिशिएट फॉर्म जो है वो रीजनरेट भी हो सकती है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। तो वहां पे हुआ टियानमिंग के साथ 2 डिस्पल्स और भी आ जाते हैं जो कि टियानी पीके स्ट्रॉन्गेस्ट 3 होते हैं, उनमें से हुआ टियानमिंग भी एक होता है। तो सेंटर वाला डिस्पल बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर हुआ तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हुआ टियानमिंग बोलता है कि मैं इसे सिर्फ एक बार ही मिला हूँ, पर मुझे भी पता नहीं लगा कि ये टेक्निक कैसे वर्क करती है। तो फिर वो सेंटर वाला डिस्पल दूसरे डिस्पल को बोलता है कि जियून तुम्हें क्या लगता है। तो जियून सोच रहा होता है कि ये बच्चा वूजी फिर से मेरे दिमाग से कुछ चीज निकालने वाला है और चाहता है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। तो वो बोलता है कि हुआ टियानमिंग जो है वो इतने ज्यादा टैलेंटेड जूनियर है हमारा, उसे नहीं पता ये कैसे वर्क करती है, तो मुझे कैसे पता होगा, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो। फिर हुआ टियानमिंग उस फाइट को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई हाई टायर स्किल को यूज कर रहा है। ये जो ईस्टर्न प्रोविंस है ये तो बड़ा छोटा सा पार्ट है 5 कॉन्टिनेंट्स में से, और इस पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी प्लेस है। और ये हैरानी की बात नहीं होगी कि इस दुनिया में और भी स्किल्स होंगी जो कि हेवन और अर्थ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम ईस्टर्न प्रोविंसेस को लीव करके दुनिया के दूसरे कोने में जाएंगे। तो हुआ टियानमिंग के वर्ड्स को सुन के वूजी सोच रहा होता कि मेरी पूरी एंटायर लाइफ में मेरे गोल्स यही रहे थे कि मैं क्यूंगन सेक्ट में कुछ अचीव कर पाऊं, और मैं तो बल्कि तैयार भी था एल्डर पोजीशन के लिए फाइट करने के लिए। जियून और वूजी दोनों सोच रहे होते कि जूनियर ब्रदर हुआ हमसे छोटा है, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि उसकी नजर बाहर की दुनिया की तरफ है। लू ज़ेंग के फैंटम्स और जॉर्डान के वर्ड्स आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, पर लू ज़ेंग जो है जॉर्डान के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसके वर्ड्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है और उनको गायब कर रहा होता है। तो जॉर्डान बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक वर्ड बचा हुआ है ब्लॉक करने के लिए। जॉर्डान सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी स्ट्रेंथ को बचाऊं कि सरेंडर कर दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सरेंडर नहीं कर सकता, मुझे अपने वर्ड्स पे सच्चा बनना पड़ेगा। जो मैंने इसको बोला वो मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैं ऐसे सरेंडर नहीं कर सकता हूँ। तो जॉर्डान सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम फोर्स कर दोगे स्किल को यूज करने के लिए, वो भी इतनी जल्दी। फिर वो कंटिन्यूसली वर्ड्स को लिखने लग पड़ता है लू ज़ेंग के खिलाफ। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि जॉर्डान तो ज़ेंग की गी लिख रहा है। ऐसे बोला जाता है कि जो राइटर्सनेस होती है उसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, पर इसने कॉम्प्रीहेंड कैसे कर ली ये चीज। फिर लू ज़ेंग भी देख रहा होता है उसे, और जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ही एक शील्ड की टाइप क्रिएट हो जाते हैं। जॉर्डान बोलता है कि ये कंप्लीट हो चुकी है। जॉर्डान उन वर्ड्स की वजह से जो लेजर टाइप गोल्डन कलर की शूट कर पा रहा होता है, वो फैंटम्स को शूट तो कर रहा होता है पर फैंटम्स फिर से रीजनरेट कर पा रहे होते हैं। जॉर्डान बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम इंडिस्ट्रक्टिबल इनिशिएट फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ इनिशिएट एनर्जी को यूज करके, पर मुझे लगता है मैं कुछ टाइम इनको डिस्ट्रॉय करूंगा तो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगी। वो कंटिन्यूसली फैंटम्स की तरफ अटैक कर रहा होता है अपनी लेजर से जो कि उन वर्ड से आ रही होती है, पर वो फैंटम्स फिर से रीजनरेट कर रहे होते हैं। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि हाँ ये सच है कि डिमोनिक गॉड फैंटम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी ये पावर को रोकना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग अपने सारे फैंटम्स को जॉर्डान की तरफ भेज देता है, बस जॉर्डान उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो फिर से रीजनरेट होकर जॉर्डान की तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं और उस टेक्निक को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉर्डान सोच रहे होते हैं कि ज़ेंग की गी जो टेक्निक है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये क्या करना चाहता है। वो कंटिन्यूसली लेजर शूट कर रहा होता है फैंटम्स की तरफ और उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिर जो फैंटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। जॉर्डान खुश हो जाता है और बोलता है कि ये अब शुक्र है डिस्ट्रॉय तो हो रहे हैं। फिर जॉर्डान के जो वर्ड्स होते हैं वो लेजर शूट कर रहे होते हैं फैंटम्स की तरफ और फैंटम जो है उनको अब्सॉर्ब करने स्टार्ट कर देते हैं। जॉर्डान सोच रहा होता है अब्सॉर्ब, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ फैंटम्स को डील करने के लिए। अगर मैं लू ज़ेंग को डिफीट कर दूंगा तो फैंटम्स खुद ब खुद ही गायब हो जाएंगे। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ अपने लेजर का अटैक करने लग पड़ता है। वो लेजर बिल्कुल लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है पर लू ज़ेंग उसे बाल बाल डोज करता है। वो लेजर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो जो डिस्पल होता है हुआ टियानमिंग के पास, उसके पास से निकलती है वो और पीछे डैमेज क्रिएट कर देती है ग्राउंड पे।
तो रेफरी बोलता है बाकी डिस्पल्स को कि तुम पीछे हट जाओ वरना तुम में खतरा हो जाएगा। वो बैरियर जो क्रिएट किया होता है रेफरी ने वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है और जाओडान का अटैक उससे बाहर निकल जा रहा होता है। जाओडान सोच रहा होता है कि मेरा लास्ट चांस है, अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। फिर वो अपनी लेजर को लूजेंग की तरफ भेज रहा होता है पर लूजेंग उसे डोज कर ले रहा होता है। रेफरी ने बैरियर स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है इसलिए वो जो अटैक होता है जाओडान का वो उससे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है और नीचे ग्राउंड में लगता है। जाओडान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर लूजेंग भी बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे अपने सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल की फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। फिर लूजेंग उसकी फुल पावर को यूज करता है और बड़ी फास्ट तरीके से डोज कर रहा होता है उस अटैक को। एक लेजर को लूजेंग जंप करके डोज करता है पर फिर से लेजर उसकी तरफ आ रही होती है। वो बोल रहा होता है कि ऐसे ये काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो सोचता है कि मुझे कोई और चॉइस को अपनाना पड़ेगा और मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। फिर लूजेंग अपनी फुल स्पीड से जाओडान की तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। जाओडान सोच रहा था कि लूजेंग की स्पीड तो बड़ी ज्यादा फास्ट है पर यही कर सकता है, इसके पास और कोई तरीका नहीं है मुझसे डील करने के लिए और इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है भागने के लिए। वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें हराना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। फिर वो लूजेंग के सामने बिल्कुल डायरेक्टली लेजर को शूट कर देता है पर लूजेंग उसे अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करके जिगजैग मूवमेंट से डोज कर लेता है। तो जो जाओडान के वर्ड्स होते हैं वो गायब हो रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि ज़ेंग की गी की जो एनर्जी है वो यूज हो रही है सारी और खत्म हो रही है। जैसे वो एनर्जी खत्म हो रही होती है और वर्ड्स गायब हो रहे होते हैं तो लूजेंग बोलता है मेरे पास चांस है। जाओडान नया वर्ड लिखने लगा होता है पर लूजेंग वहां पे हो जाता है जल्दी से और अपने जो एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग क्रिस्टल की पावर को यूज करके जाओडान को पंच करने लग पड़ा होता है। जाओडान अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वैसे ही लूजेंग बिल्कुल उसके मुंह के सामने पंच को रोक देता है। जाओडान बोल रहा था कि ब्रदर लूजेंग जो है वो दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं तो मैं जो जाओडान है वो रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी चॉइस को और ये जो मैच है मैं हार चुका हूँ। तो फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग जीता इस फाइट को। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि ऐसे ओवर हो गए इतनी जल्दी। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि जाओडान तो पूरा जेंटलमैन है, उसने अपनी हार को मान लिया। तो एक डिस्पल होता है जिसने बैट लगाई होती है जाओडान के ऊपर, वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे सारे सेट पॉइंट्स मैं सारे अपने स्क्वायर क्रिस्टल्स को यहाँ पे हार चुका हूँ। पर जाओ बड़ा ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरे पास अब 10,000 स्क्वायर क्रिस्टल से भी ज्यादा है, अब मैं और भी ज्यादा बैट करूंगा लूजेंग के ऊपर। लूजेंग अरीना से वापस आ रहा होता तो इंस्ट्रक्टर वैन अपने हाथ उसके कंधों के ऊपर रखता है और बोलता है लूजेंग तुम हमारे ड्रिजल पीक के स्टार हो। जोयुन भी बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ड्रिजल पीक की रेपुटेशन को नीचे से ऊपर लेके जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है लूजेंग वहाँ पे बैठा होता है और जो उसके बाद जो मैचेस हुए थे 2 डिस्पल्स के खिलाफ हे यान पीक के, उन्होंने स्टैंडर कर दिया था लूजेंग के खिलाफ मैच को स्टार्ट होने से पहले ही और इसकी वजह से जो नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो गए हैं और जो मैच का नाम है वो है राउंड रोबिन मैच। इसमें जो है वो कोर डिस्पल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहा होता है आप कोर डिस्पल्स फाइट कर सकते हैं राउंड रोबिन मैच में। तो रेफरी अनाउंस कर देता है कि फर्स्ट राउंड रोबिन मैच होगा वांग युन का जो है ड्रिजल पीक का कोर डिस्पल अगेंस्ट जेन हुआन लिंग पीक का पू जिंगयू। तो वांग युन वहां पे हमें दिखाया जाता है वो आ जाता है, वो होता है क्विंगन सिक्ट का कोर डिस्पल सेलेस्टियल एलम में। डिस्पल्स बोल रहे होते कि वांग युन अभी से फाइट करने लग पड़ेगा। जब लास्ट टाइम ऑल पीक कंपटीशन हुआ था तो वो तो ऐसे गायब हो गया था, अब पता नहीं इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ इसका मैच लूजेंग के खिलाफ।